हेलो एस्पायरेंट्स, 19 जुलाई के न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है आधार 9 जज बेंच टू कंसिडर वेदर प्राइवेसी इज अ बेसिक राइट। तो ये आधार के ऊपर जो केसेस है, काफी सारे पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए हैं आधार को क्वेश्चन करते हुए कि ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी मतलब हर एक इंडिविजुअल को कंट्री में प्राइवेसी राइट्स है, और आधार के अंदर क्योंकि सारा बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लिया जाता है, सारी डिटेल्स ली जाती है, और उसको जब लिंक किया जा रहा है विद बैंक अकाउंट्स, विद पैन कार्ड, तो इसको राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन माना जा रहा है। और पेटिशनर्स ये क्लेम करते हैं कि राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने काफी वाइडली इंटरप्रेट किया, और काफी सारे सुप्रीम कोर्ट केसेस में राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ के अंदर एक पार्ट माना गया है, और इसीलिए ये फंडामेंटल राइट माना गया है। तो ये इवन पिटिशनर्स भी क्लेम करते हैं, इवन आर्टिकल 19 के साथ इसको स्टडी करते हुए, मतलब कि राइट टू फ्रीडम के साथ राइट टू प्राइवेसी को अपहोल्ड किया जाता है। पर ये जो स्टेटस है राइट टू प्राइवेसी का सुप्रीम कोर्ट केसेस में, ये अपहोल्ड नहीं होता क्योंकि इनको एरिथमेटिक सुप्रीमेसी नहीं है। अब एरिथमेटिक सुप्रीमेसी का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होती है। लोअर कोर्ट्स के ऊपर भी, हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को फॉलो करना होता है, और इवन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स जो है वो एक प्रेसिडेंट होती है, तो उनको भी आगे की सुप्रीम कोर्ट बेंचेस अगर उनको करेक्ट करना है तो उनको लार्जर बेंच, ज्यादा नंबर ऑफ जजेस के साथ इसको रेक्टिफाई करना होता है। तो राइट टू प्राइवेसी पे ऑलरेडी 2 केसेस है जिनकी रूलिंग्स है। एक है एमपी शर्मा केस ऑफ 1954, और दूसरा है खरक सिंह केस ऑफ 1962। तो इन दोनों केसेस में इनकी जो बेंच थी ये 8 जज बेंच थी एमपी शर्मा केस की, और ये खरक सिंह केस की 6 जज बेंच थी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इन दोनों केसेस में इन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल और गारंटीड राइट। तो ये इनकी रूलिंग थी, मतलब 6 और 8 जज बेंच ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं माना, लेकिन 1954 1962 में। लेकिन उसके बाद हालांकि जैसे कहा जा रहा है कि काफी सारे स्मॉलर सुप्रीम कोर्ट बेंचेस ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, पर ये अपहोल्ड नहीं होता क्योंकि अरिथमेटिक सुप्रीमेसी नहीं है, छोटी बेंचेस थी। तो अब इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है कि 9 जज बेंच बनाए जाए। तो मतलब ये 8 जज बेंच का केस है, तो अगर इसको अगर रूलिंग देनी है, सुप्रीम कोर्ट को एक वर्डिक्ट देना है जो एमपी शर्मा केस के वर्डिक्ट से मैच ना करे, अगर वो ओपन चाहते हैं, मतलब दे विल डिसाइड कि प्राइवेसी होना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए लार्जर बेंच चाहिए। तो ये 9 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है कि बनाई जाएगी, और ये बेंच राइट टू प्राइवेसी के ऊपर डिबेट करेंगे। तो ये इसके ऊपर रूलिंग की जाएगी। तो पहले ये रूलिंग हो, उसके बाद ही आधार के ऊपर वेदर आधार इज वायलेटिंग राइट टू प्राइवेसी और नॉट, वो बाद में देखा जाएगा। तो ये जो है ये अनाउंस किया गया अभी। तो ये जो है इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वही कह रहे हैं कि पहले ये देखा जाए कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है या नहीं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ आधार पे हम रूलिंग करेंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है गोवा सीक्स एक्सटेंशन ऑफ महादायी ट्रिब्यूनल। तो ये ऑलरेडी हमने देखा है महादायी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो लास्ट जो हमने डिस्कस किया था तब वही कहा था हमने कि आउट ऑफ ट्रिब्यूनल सेटलमेंट के लिए गोवा भी अब अग्री हो चुकी है। तो एक्चुअली महादायी वाटर डिस्प्यूट जो है ये इसके लिए ट्रिब्यूनल गोवा के इंसिस्टेंस पे ही बिठाया गया था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, 2002 में ये हुआ। तो गोवा की रिक्वेस्ट पे ट्रिब्यूनल बनाया गया, और अब ट्रिब्यूनल की एक्चुअली न्यूज ये है कि ट्रिब्यूनल का टर्म एक्सपायर हो रहा है। तो इन अगस्त ट्रिब्यूनल का टर्म एक्सपायर होगा, लेकिन अब तक उन्होंने अपने विटनेसेस क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किए कम्प्लीटली। तो विटनेसेस का जो कर्नाटका गवर्नमेंट की विटनेसेस है वो क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। तो इसीलिए गोवा ने कहा है इवन यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज को कि ट्रिब्यूनल का टर्म एटलीस्ट 1 साल से एक्सटेंड किया जाए। तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है। और जो पहले हमने डिस्कस किया था कि गोवा मिनिस्टर ने भी कहा था कि आउट ऑफ कोर्ट या आउट ऑफ ट्रिब्यूनल सेटलमेंट के लिए हम रेडी है कर्नाटका के साथ। एक्चुअली 3 स्टेट्स इन्वॉल्व है, गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर महादायी बेसिन का थोड़ा पार्ट लाई करता है, लेकिन मेजर जो कंटेंडर्स है वो गोवा और कर्नाटका है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ही चाहती है कि आउट ऑफ ट्रिब्यूनल सेटलमेंट हो। तो ये गोवा मिनिस्टर ने भी कहा था कि हाँ हम रेडी है, लेकिन अब गोवा गवर्नमेंट ने कहा है कि ये उस मिनिस्टर का पर्सनल व्यू पॉइंट था। गोवा गवर्नमेंट अभी भी अपने स्टैंड पे फर्म है, हम सिर्फ ट्रिब्यूनल की वर्डिक्ट को ही फॉलो करेंगे।
तो ये स्टेटमेंट आया है। और महादाई रिवर के बारे में पता होना चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस किया, इसको गोवा में मांडोवी रिवर कहा जाता है। ये कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है, गोवा से फ्लो होती है और फाइनली अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये जो है ये वाटर डाइवर्जन प्लान, जो एक्चुअली ये जो डिस्प्यूट इनिशिएट हुई जब गोवा ने ट्रिब्यूनल के लिए कॉल किया, तो ये रीजन ये था कि कर्नाटका यहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रही है। एक है ये बंदूरा डैम और ये कलसा एंड बंदूरा डैम। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये आप देख सकते हैं महादाई रिवर यहाँ ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिन है। और फिर महादाई रिवर ये कर्नाटका की बाउंड्री है, तो यहाँ से फ्लो होके गोवा में पहुंचती है। और ये है मलप्रभा रिवर, कर्नाटका की दूसरी रिवर। तो ये मलप्रभा रिवर यहाँ इसका ये रूट है। तो एक्चुअली ये मलप्रभा बेसिन है और ये महादाई बेसिन है, तो बताया गया है। तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट ये दोनों रिवर्स को लिंक करना चाहती है। तो ये डैम से ये कनाल बनाया जाएगा ताकि इस रीजन को ज्यादा वाटर मिल पाए। मलप्रभा बेसिन में डेफिशिट है, तो इसीलिए ये जो डिमांड की, ये जो एक स्टेप लिया गया, जो प्लान किया गया, इसके ऊपर ही गोवा ने अपना वॉइस रेज किया। और इसीलिए वो चाहते हैं कि ये कर्नाटका गवर्नमेंट इस महादाई रिवर वाटर को डाइवर्ट ना करे, क्योंकि इससे डाउनस्ट्रीम उनको अफेक्ट होगा और उनको अपना शेयर नहीं मिलेगा। फिर अगला न्यूज आइटम है सेकेंड एफआईआर फाइल्ड अंडर सोशल बॉयकॉट एक्ट। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नया एक्ट पास किया है, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2016। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक्ट है, इसको इवन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने असेंट दिया, उसके बाद ये एनफोर्स हुआ है। तो ये जुलाई 2017 से एनफोर्स किया गया है। और न्यूज यही है कि पहले जो केसेस इसके सामने आए हैं, इसके अंदर रजिस्टर किए गए हैं जो एफआईआर, उनके बारे में डिटेल्स है। तो एक्चुअली ये स्टेट लेवल का एक्ट है, पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। इवन प्रीलिम्स में भी स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक न्यूज या इवेंट है जो पिक्यूलियर है वो स्टेट के बारे में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोशल इशू है। तो इवन फॉर प्रीलिम्स इवन मेंस के लिए आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो अब ये जो कास्ट पंचायत होती है, कास्ट ट्रिब्यूनल्स या जाट पंचायत जो होती है, ये रूलिंग्स देती है। अगर उनके नॉर्म्स को, कस्टम्स को कोई फॉलो नहीं करता है तो वो उनके अगेंस्ट रूलिंग्स देती है, सोशल बॉयकॉट की रूलिंग्स देती है। तो इससे फिजिकल मेंटल टॉर्चर होता है फाइन्स इम्पोज करते हुए। तो इसके लिए ये सोशल बॉयकॉट के प्रिवेंट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए ये एक्ट पास किया गया। तो इसके सामने जो इनिशियल एफआईआर भी आई है, तो एक एफआईआर है बाय द 70-year-old मेंबर ऑफ वैदू कम्युनिटी, नोमैडिक ट्राइब है। तो उन्होंने अपना वॉइस रेज किया था इस कास्ट के जो सोशल प्रैक्टिसेस है उनकी अगेंस्ट। तो यहाँ के ट्रिब्यूनल ने उनके ऊपर फाइन डाला 50,000 का, और उनको सोशल इवेंट्स में आने नहीं दिया, उनको कम्युनिटी टेम्पल विजिट करने के ऊपर रोक लगाई है, उनके ऊपर 50,000 फाइन लगाया है और कहा है कि जब तक आप ये फाइन नहीं भरोगे आपके लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे मेंटल टॉर्चर्स भी किए जाते हैं। तो यही है। और एक केस है ये तेलुगु मालदेवर परित कम्युनिटी के बारे में। तो यहाँ पे भी कास्ट पंचायत की रूलिंग्स आई है, स्पेशली अगेंस्ट इंटरकास्ट मैरिजेस। तो इवन एक सुसाइड भी हो गया था अगस्त 2016 में पुणे में। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, लेकिन उनके ऊपर जो कास्ट ट्रिब्यूनल्स ने उनको हैरेस किया, उस वजह से उन्होंने सुसाइड कर दिया। इवन एक फीमेल का भी एक केस है जिसके अंदर उनको लॉकअप किया गया, अबैंडन किया गया, क्योंकि उनके ऊपर वर्जिनिटी टेस्ट किया गया बाय दिस कास्ट ट्रिब्यूनल और वो उसमें फेल हो गई। तो ऐसे सब केसेस आते हैं सामने। तो इन केसेस के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए सोशल बॉयकॉट एक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किया है। फिर अगला न्यूज आइटम है साउथ एशियंस प्रोन टू जेनेटिक डिजीजेस, सीसीएमबी स्टडी। तो ये है सीएसआईआर की सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट और इवन एमआईटी, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं। इन्होंने मिलकर ये जो रिसर्च किया है, तो इसके अंदर उन्होंने 2800 इंडिविजुअल्स, अराउंड 275 साउथ एशियन पॉपुलेशंस, अलग अलग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट सोशल और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की पॉपुलेशन है ये, जो एशियन नेशंस है, जैसे कि साउथ एशियन नेशंस इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, इनका जेनेटिक स्टडी किया। और इसमें उन्होंने अराउंड 6 लाख जीनोम वाइड मार्कर्स यूज किया। और ये जो स्टडी किया गया, इसमें ये सामने आया है कि 1/3 ऑफ साउथ एशियन पॉपुलेशन जो है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिफेक्टिव जीन्स पास होने के ये इंसिडेंट्स है, मतलब ये पास हुए, इनके अंदर ये डिफेक्टिव जीन्स जनरेशंस में पास होते हैं।
तो ये स्ट्रॉन्ग डिफेक्टिव जीन्स मतलब इन्होंने ये रिसेसिव जीन्स के ऊपर स्टडी की है। तो जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक म्यूटेशन हर पॉपुलेशन में, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो न्यू जनरेशन में जेनेटिक म्यूटेशन होता ही है। तो ये जेनेटिक म्यूटेशन जो है, रिसेसिव डिसीजेस भी काफी सारी होती है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। तो वो रिसेसिव डिजीज इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करेगा जब तक दोनों फादर और मदर में वो डिजीज ना हो। तो ऐसे केसेस यहाँ पे काफी ज्यादा है साउथ एशियन नेशंस में, जिसके अंदर मैरिजेस क्लोज रिलेटिव्स में होती है, तो ये इनको कॉन्सेंजेनियस मैरिजेस कहते हैं। तो उन केसेस में ये जेनेटिक रिसेसिव डिसीजेस होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जेनेटिक इनहेरिटेंस कैसे होता है और जेनेटिक डिजीजेस कैसे ट्रांसफर होती है वो डिटेल्स दी गई है यहाँ पे। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो जो म्यूटेटेड जीन है, तो जैसे जेनेटिक म्यूटेशन हर जनरेशन में होता ही है, तो ये जेनेटिक म्यूटेशन फिर इनहेरिट आगे कैसे होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, आगे जनरेशन में, वो दिखाया गया है। तो ये म्यूटेटेड जीन दिखाया गया है। और अगर म्यूटेटेड जीन जो है वो डोमिनेंट है, दो टाइप के जीन्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक रिसेसिव। क्योंकि जब भी कोई ऑफस्प्रिंग होता है तो उसके अंदर जीन्स दोनों, फादर और मदर दोनों से आते हैं। तो अगर डोमिनेंट जीन है किसी एक का, तो वो डोमिनेंट जीन ही शो करेगा उस ऑफस्प्रिंग में, उस बच्चे में। ऐसे तो एक डोमिनेंट जीन्स होते हैं और एक रिसेसिव, तो दोनों केसेस यहाँ दिखाए गए। तो ये फर्स्ट केस है ये डोमिनेंट जीन के बारे में। तो अगर डोमिनेंट जीन है और ये फादर के एक क्रोमोसोम में, ये दो है, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो एक्चुअली ह्यूमंस में जो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन द न्यूक्लियस। तो उसमें से एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनके बाद जिनसे ऑफस्प्रिंग का होता है जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो एक सेक्स क्रोमोसोम फादर का और मदर का होता है। तो ये जो दो है, मतलब दोनों में पेयर है, ये एक पूरा पेयर है, फादर का पेयर और मदर का पेयर। तो अब इनमें इनहेरिटेंस में दोनों में से एक एक जाएगा, एक क्रोमोसोम फादर का और एक मदर का, तो उससे बच्चे में वो इनहेरिटेंस होता है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये 4 में एक एक लेना है, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज जो यहाँ दिखाई गई है। तो मतलब कि इस जेनेटिक म्यूटेशन वाला जो क्रोमोसोम है वो बच्चे में आ सकता है। 2 पॉसिबल केसेस है। तो ये 2 पॉसिबल केसेस में अगर ये इनहेरिटेंस हो रहा है, अगर ऑफस्प्रिंग में ये इनहेरिटेंस हो रहा है, तो ये ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है, तो ये ऑफस्प्रिंग भी अफेक्टेड होगा। उनको वो डिजीज, अगर इस म्यूटेशन की वजह से, तो वो डिजीज इन बच्चों को भी अफेक्ट करेगी और फादर भी अफेक्टेड होगा। तो ये है, अगर मतलब 4 पॉसिबिलिटीज है, किसी भी एक तरीके से बच्चे में इनहेरिटेंस हो सकता है। और ये जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें रिसेसिव जीन है। तो अगर ये रिसेसिव जीन, ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर फादर और मदर दोनों कैरियर है। तो अगर रिसेसिव जीन होगा और दूसरा इनका क्रोमोसोम हेल्दी है, मतलब एक क्रोमोसोम में ये रिसेसिव जीन, म्यूटेटेड जीन है, तो ये म्यूटेटेड जीन जो है ये कैरी फॉरवर्ड होगा अगर ये वाला क्रोमोसोम इनहेरिट होता है। तो एक ही में है, दूसरे में हेल्दी है, तो इसीलिए ये फादर में रिसेसिव जीन है, तो वो उनको अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब फादर इज हेल्दी, मदर इज हेल्दी, पर ये कैरियर्स है। ये डिजीज अगर दोनों में, अगर इस म्यूटेशन की वजह से कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तो अगर वो दोनों का ये इनहेरिटेंस होगा, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज है जो इनहेरिटेंस की, वो ये है। तो ऑफस्प्रिंग में, बच्चे में ये 4 तरीके से इनहेरिटेंस हो सकता है। तो ये एक ही केस है जिसके अंदर दोनों फादर और मदर का ये रिसेसिव जीन वाला क्रोमोसोम इनहेरिट हुआ है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन होता है तो बच्चा फिर वो रिसेसिव जीन की वजह से, जो म्यूटेटेड जीन की वजह से जो डिजीज है, उससे अफेक्टेड होगा। और बाकी 2 पॉसिबिलिटीज है, इनमें ये कैरियर हो गए, ये खुद अफेक्टेड नहीं हो गए, पर ये वो म्यूटेशन कैरी करेंगे। और ये एक ही केस है जिनके अंदर हेल्दी ऑफस्प्रिंग भी हो सकते हैं, जिनमें जो कैरियर भी नहीं है, और ये भी हेल्दी है। 3 हेल्दी है, सिर्फ एक ही है। तो ये जो है कि मतलब रिसेसिव जीन की वजह से जो डिजीजेस होती है, अगर एक पेरेंट ही अफेक्टेड है तो उनका बच्चा अफेक्ट होने के चांसेस नहीं होते, 0 चांस है। सिर्फ कैरियर ही हो गए, वो अफेक्ट नहीं होगा अगर एक ही पेरेंट अफेक्टेड है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट वही रिसेसिव जीन से अफेक्टेड है, जो अगर वो सेम कम्युनिटी के है, जो वैसे बिलोंग करते हैं, जो कहा गया है, तो उन केसेस में फिर ये इनहेरिटेंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर अगला न्यूज आइटम है डीजीसीए ब्रेसेस फॉर आईसीएओ सेफ्टी ऑडिट। तो ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में। तो ये सिविल एविएशन सेक्टर जो है इंडिया का, उसका रेगुलेटरी बॉडी है और इनका ऑडिट होने वाला है।
तो ये यूएन एजेंसी है, आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेफ्टी ऑडिट इन्होंने 2012 में भी किया था। तब काफी सारे जो लैक्यूने सामने आए थे, जो ड्रॉबैक सामने आए थे, मतलब सेफ्टी सेफगार्ड्स लिए नहीं गए थे, तो ये सामने आया था, तो काफी एम्बेरसिंग था। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं और अभी भी वो स्टेप्स ले रहे हैं ताकि वो ये आईसीएओ के ऑडिट में खरे उतर सके। तो ये ऑडिट होने वाला है नवंबर 2017 में, आईसीएओ ऑफिशियल्स यहाँ विजिट करने वाले हैं। तो ये डिटेल्स है। तो वही है, तो यहाँ पे उनको सेफ्टी कंसर्न्स जो यहाँ पे सेफगार्ड्स लाने हैं, तो सबसे पहले तो उनको यहाँ पे फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स हायर करने होते हैं। तो यहाँ काफी इनका डेफिशिएंसी है, लोग एम्प्लॉयड नहीं है, और इसीलिए डीजीसी अब स्टेप्स ले रहे हैं कि ये उनको एम्प्लॉय करे। तो इसके लिए इवन वो मार्केट लिंक सैलरी देने को तैयार है, और फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स अब अपॉइंट किए जा रहे हैं। फिर अगला है, इवन इनको अपने रूल्स जो है वो आईसीएओ नॉर्म से अलाइन करना है। इवन फ्लाइट एग्जामिनर्स जो होते हैं उनको सर्टिफाई करने के लिए भी ये स्टेप्स अब लिए जा रहे हैं। तो आईसीएओ जो रेगुलेशन करते हैं, तो वो लेजिस्लेशन मतलब लॉज के ऊपर ऑडिट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसा है, लाइसेंसिंग कैसे किया जाता है, ऑपरेशन में कोई सेफ्टी कंसर्न्स वगैरह नहीं है, एयरवर्थिनेस चेक करते हैं फ्लाइट्स की, और इवन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, नेविगेशन नॉर्म्स कैसे है, और इवन एरोडोम्स को भी वो चेक करते हैं। तो ये है, तो ये वही आईसीओ टीम अब अगस्त में भी विजिट करेगी, और फिर फाइनली जो फॉलोअप विजिट होगा जिनमें ये इवैल्यूएशन किया जाएगा कि सेफ्टी कंसर्न्स कैसे हैंडल किए गए हैं। तो ये एक पॉइंट जैसे दिया गया है कि 400 एयरवर्थिनेस सेफ्टी ऑफिसर्स चाहिए डीजीसीए को, लेकिन फिलहाल सिर्फ 250 से भी कम एयरवर्थिनेस ऑफिसर्स एम्प्लॉयड है। तो अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वही न्यूज है। और ये सारे जो कंसर्न्स भी सामने आए सेफ्टी रिलेटेड, तो रूटीन सेफ्टी इंस्पेक्शंस कैरी नहीं किए जाते, जैसे पर्सनल हमने अभी डिस्कस किया नहीं अपॉइंटेड है, डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं किया जाता, इवन ड्राइविंग जो लोग एयरपोर्ट पे करते हैं तो विदाउट प्रॉपर ड्राइविंग परमिट भी ड्राइविंग होती है, तो वो सारे सेफ्टी कंसर्न्स यहाँ पे रेज किए गए। इवन कैबिन क्रू ट्रेनिंग रिकॉर्ड सही से नहीं रखे जाते हैं, तो ये सब पॉइंट्स को रेज किया गया है। फिर ये है आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन एजेंसी है जो 1944 में एस्टेब्लिश की गई थी ताकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन का ऑर्डरली सेफ डेवलपमेंट हो सके। वो है, तो वो स्टैंडर्ड्स लाती है, रेगुलेशंस लाती है एविएशन सेफ्टी, सिक्योरिटी और इवन रेगुलेशंस के लिए। तो ये है, और ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में है। तो ये रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। इनके लिए एयरक्राफ्ट एक्ट के अंदर रेगुलेशंस लाए गए हैं, रूल्स रिक्वायरमेंट्स भी, ये सर्कुलर्स भी इशू करते हैं, और ये उनके अंदर जो बाकी डायरेक्टरेट जनरल से वो है। फिर अगला न्यूज आइटम है, ऑस्ट्रेलिया फॉर पीसफुल एंड टू स्टैंड ऑफ। तो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पे विजिट पे जो थे, तो उन्होंने कहा कि इंडिया में हमने इवन डोकलम स्टैंड ऑफ या डोकलैंग रीजन में जो ये स्टैंड ऑफ हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसको भी हमने डिस्कस किया कि जो भूटानीज टेरिटरी पे यहाँ पे जो ट्रूप्स इंडिया ने स्टेशन किए हैं और चाइना उनको पीछे जाने के लिए कह रहे, तो इस वजह से ये स्टैंड ऑफ कंटिन्यू हो रहा है, 1 महीना ऊपर हो गया है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी एंटिटीज इन्वॉल्व है इस डिस्प्यूट में, उनको ये पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी कंट्रीज से भी ये सब कंसर्न्स रेज किए गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे टेंशन एस्केलेट हो गए तो कुछ भी एक मिसकैलकुलेशन, मिसजजमेंट हो सकता है, और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि हमको एस्केलेशन ऑफ टेंशन यहाँ नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है जो, तो वो जो एंटिटीज इन्वॉल्व है उनको आपस में रिजॉल्व करना होता है। जैसे मैरीटाइम डिस्प्यूट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया का मानना ये है कि इसके लिए यूएन क्लॉज के अंदर आर्बिट्रेशन के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन अगर लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उनको आपस में सॉल्व करना है। तो मैरीटाइम डिस्प्यूट में भी ऑस्ट्रेलिया ने अपना आवाज रेज किया है अगेंस्ट चाइना, तो क्योंकि चाइना का हमने ऑलरेडी देखा कल ही, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट जो है काफी सारी कंट्रीज के साथ है। इवन फिलीपींस हमने देखा ये आर्बिट्रेशन के लिए भी गए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये केस लेके जाया गया, और चाइना के अगेंस्ट रूलिंग भी आई जो चाइना ने ऑफकोर्स एक्सेप्ट नहीं की। तो ये कंसर्न्स भी है ऑलरेडी साउथ चाइना सी में, तो वो तो है, पर लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट वो कह रहे हैं कि आप आपस में पीसफुली रिजॉल्व करो।
और फिर जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस के बारे में है, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की रिसेंटली बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुई ऑसिंडेक्स, वो है। और इवन मलाबार एक्सरसाइज में जो रिसेंटली हमने डिस्कस किया है नेवल एक्सरसाइज, इसमें इवन ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करना चाहती थी, पर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वन टाइम जब ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर को भी ऐड किया गया था अपार्ट फ्रॉम इंडिया, यूएसए एंड जापान, तब चाइना ने अपना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन कंसर्न रेज किया था। इसीलिए इंडिया नहीं चाहती चाइना को एंटेगोनाइज करना, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो वही ऑस्ट्रेलिया से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने इंडिया के रिजेक्शन क्यों था, ऑब्जेक्शन क्यों था उनको, वो हमने नहीं क्वेश्चन किया है, पर ऑस्ट्रेलिया कहती है हम नेक्स्ट ईयर की मलाबार एक्सरसाइज में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे जो यूएसए में होने वाली है। तो ये स्टेटमेंट आया है। फिर अगला न्यूज आइटम है रिलक्टेंट ट्रम्प रीसर्टिफाइज ईरान डील। तो ये ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, जिसका एक्चुअल जो नेम है, ऑफिशियल नेम, वो है JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो ये जो है ये सिर्फ यूएसए और ईरान के बीच में नहीं है, ये 6 कंट्रीज ने ईरान के साथ साइन किया है। तो ये P5+1 नेशन है। P5 मतलब 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN। तो ये है यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। और इनके अलावा अगर +1 होता है तो ये +1 रिप्रेजेंट्स जर्मनी। तो ये P5+1 नेशंस ने ईरान के साथ ये डील साइन की है। तो ये डील में क्योंकि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट किया था जो सिविल पर्पसेस के लिए था, पर वही कंसर्न्स थे कि ये अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम से इवन न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के भी स्टेप्स ले रहे हैं। तो इसीलिए ईरान के ऊपर सैंक्शंस लाए गए, बैंकिंग में, इवन ऑयल ट्रांजैक्शंस में, फाइनेंसिंग में, उनके ऊपर जो सैंक्शंस लाए गए, उनकी बैंक्स के साथ कोई फंक्शन नहीं कर रहा था, डील नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से ईरान आइसोलेट हो गया था। और इवन जो सैंक्शंस होते हैं तो सैंक्शंस ऐसे होते हैं कि अगर आप ईरान के साथ ट्रेड करोगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो काफी सारी कंट्रीज को फिर बॉयकॉट करना ही होता है। तो इसके बाद जो सैंक्शंस के बाद ईरान ने भी अग्री किया कि हम रिकंसाइल करते हैं, और ये अग्रीमेंट साइन किया गया जिसके अंदर ईरान ने अग्री किया कि वो एनरिचमेंट हॉल्ट करेंगे, अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है 20% या 20% उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, बाकी एनरिचमेंट कैपेसिटी को अब स्टॉप करेंगे। तो ये सारे अग्रीमेंट्स उन्होंने किए। ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव मॉनिटरिंग को भी वो अलाउ करेंगे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। तो ये सारे अग्रीमेंट्स, कमिटमेंट्स के बाद ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थे वो हटाए जाएंगे, ये इवन ये नेशंस ने अग्री किया। तो ये जो डील की गई, ये डील के ऊपर ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये डील सही नहीं है, ईरान इसको फॉलो नहीं करती और ये बैडली निगोशिएटेड डील है। तो उनके हिसाब से ये डील को स्क्रैप कर देना चाहिए। ऑफकोर्स ये बराक ओबामा प्रेसिडेंसी के टाइम पे हुआ था और ये डील भी जैन 2016 से एनफोर्स है। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होके अब आए हैं, तो ये डील के बाद यूएस लेजिस्लेचर में ये रिक्वायरमेंट है, यूएस कांग्रेस मतलब इनमें ये रिक्वायरमेंट है कि हर 90 डेज में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को ये नोटिफाई करना होता है यूएस कांग्रेस को कि ये डील के हिसाब से ईरान सारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई कर रही है, वो एक देना होता है उनको एश्योरेंस। तो ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार दिया है, रिलक्टेंटली दिया है, और फिर से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेसिडेंट को कन्विंस किया है कि फिर से वो इसको सर्टिफाई करे, और उन्होंने अग्री किया है कि फिर से वो सर्टिफाई करेंगे कि ईरान इज कंप्लाइंग विथ इंटरनेशनल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। तो ये जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब तक इसको स्क्रैप नहीं किया गया, हालांकि वो कहते हैं इसको स्क्रैप कर देना चाहिए। तो वही है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यूएस की वही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डील प्रेजेंटली फंक्शनल डील है। वो भी कह रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर और सैंक्शंस लाएंगे और प्रेशर लाएंगे ताकि वो जो ईरान टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वो डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर स्टेप्स लिया जा सके। लेकिन फिलहाल वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसको सर्टिफाई करे कि ईरान इज कंप्लाइंग विद इंटरनेशनल न्यूक्लियर अग्रीमेंट, तो वो होगा अभी। फिर ये न्यूज है रिगार्डिंग एनवायरमेंटलिस्ट अंडर अटैक। तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो होते हैं उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं अभी कि एनवायरमेंटलिस्ट के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो ये जो है क्योंकि वो अपने वॉइस रेज करते हैं फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज या लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट, तो उनके ऊपर फिर अटैक्स होते हैं। तो काफी सारे डेथ्स भी हो गए इन केसेस में। तो स्पेशली ये जो जैसे माइनिंग रिलेटेड, एग्रो बिजनेस में, पोचिंग
और वाटर और डैम्स रिलेटेड जो केसेस में एनवायरमेंटलिस्ट वॉइस रेस करते हैं तो इनकी डेथ्स के केसेस आए हैं। तो इंडिया में से भी कई केसेस आए, सबसे ज्यादा केसेस यहाँ साउथ अमेरिका से आए। तो ये मैप दिखाया गया उसका। फिर अगला न्यूज आइटम है RIL slumps 2% आफ्टर $3 बिलियन क्लेम ओवर पन्ना मुक्ता ताप्ती। तो ये है पन्ना मुक्ता एंड ताप्ती ऑयल एंड गैस फील्ड्स के बारे में। तो ये गैस फील्ड जो है इसके अंदर 30% स्टेक ईच है RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, और रॉयल डच शेल का, मतलब 30 + 30 60%, और बाकी 40% ONGC का स्टेक है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो अपना प्रॉफिट शेयर मांगा है, तो वो शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉफिट है जो यहाँ पेट्रोलियम जो एक्सट्रैक्ट किया गया है, रॉयल्टी जो उनको देना है, तो उनके अंदर उसके अंदर गवर्नमेंट ने इनिशियली 50% डिमांड किया था। लेकिन इसके ऊपर आर्बिट्रेशन जो हुआ तो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में रूलिंग आई है, और ये आर्बिट्रेशन शेल कंपनी ने यूके में लंदन में किया था। तो इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में रूलिंग क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में आई है, तो इस बेसिस पे वो 33% के करंट रेट पे टैक्सेशन डिमांड कर रहे हैं, और वो $3 बिलियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिमांड कर रही है। और इस टैक्सेशन डिमांड की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट में शेयर वैल्यू जो है स्टॉक्स में 2% कम हो गया, जिसकी वजह से उनको 10,000 करोड़ का वाइप आउट हुआ, मतलब लॉस हुआ है ऐसे। तो ये न्यूज सामने आई है, और इवन रिलायंस कह रही है क्योंकि आर्बिट्रेशन का इंटरिम ऑर्डर था, फाइनल ऑर्डर आया नहीं है, तो हम भी आर्बिट्रेशन को फिर से अप्रोच कर रहे हैं इसको रिव्यू करने के लिए। तो ये रिलायंस का स्टेटमेंट है। और ये है पन्ना मुक्ता ताप्ती ऑयल एंड गैस फील्ड्स, ये मुंबई कोस्ट के पास, यहाँ इन गल्फ ऑफ कैम्बे अरेबियन सी, यहाँ पे ये है। और रिलायंस के काफी सारे आर्बिट्रेशन केसेस चल रहे गवर्नमेंट के साथ। तो हमने पहले भी देखा है कि KGD6 ब्लॉक में आर्बिट्रेशन चल रहा है, उनमें से एक उन्होंने विड्रॉ भी किया है। इवन नेचुरल गैस प्राइस के ऊपर जो डिस्प्यूट था वो विड्रॉ किया उन्होंने। फिलहाल पेंडिंग ये जो एक केस है कि उन्होंने ONGC का एडजॉइनिंग ब्लॉक है उधर से गैस एक्सट्रैक्ट करके उसको सेल किया है, तो उसके अंदर उनको ONGC को कंपेंसेशन देना चाहिए, वो सारा केस भी चल रहा है। तो ये सारे केसेस, और इवन पन्ना मुक्ता ताप्ती का केस भी, RIL और गवर्नमेंट के आर्बिट्रेशन केसेस चल रहे हैं। और यही डिटेल्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द प्रेजेंट केस पन्ना मुक्ता ताप्ती। तो ये शेल कंपनी ने अप्रोच किया था आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को, और यहाँ पे लंदन बेस्ड आर्बिट्रेटर्स यहाँ पे अपना फाइनल अवार्ड उन्होंने दिया है इन 2016। तो ये गवर्नमेंट के फेवर में हुआ है, तो इसके ऊपर अभी वो अपील भी कर रहे हैं। ये $3 बिलियन की अब फ्रेश लायबिलिटी गवर्नमेंट डिमांड करेगी। फिर अगला है, ये RIL ने वही कहा है कि हम ये चैलेंज करेंगे इस अवार्ड को जो ये दिया गया आर्बिट्रेटर्स का। फिर अगला न्यूज आइटम है मोबाइल ऑपरेटर्स सीक डबलिंग ऑफ IUC। तो ये ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम रेगुलेटर है, उन्होंने रिसेंटली वर्कशॉप कंडक्ट किया था ऑन IUC इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस। तो एक्चुअली ट्राई ने प्रपोज किया है कि IUC को स्क्रैप कर देना चाहिए, इसीलिए ये वर्कशॉप किया गया। तो इधर जो टॉप ऑपरेटर्स है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इन्होंने कहा है कि IUC को स्क्रैप नहीं करना चाहिए। फिलहाल 14 पैसा IUC है इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस, ये क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। इसको ऑलमोस्ट डबल कर देना चाहिए, तो 30-35 पैसे, ये वो डिमांड कर रहे हैं। और रिलायंस जियो कह रही है कि नहीं, हमको इसको 0 कर देना चाहिए। तो यही है, तो ये जो व्यू पॉइंट्स है। तो ये इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो एक्चुअली ये ऑपरेटर को पे करना होता है, मतलब अगर दो सब्सक्राइबर्स कॉल कर रहे हैं, तो अगर एयरटेल का सब्सक्राइबर कॉल कर रहा है रिलायंस जियो को, तो एयरटेल को ये पे करना होगा टू रिलायंस जियो। अगर रिलायंस जियो का कस्टमर कॉल कर रहा है टू एनी अदर ऑपरेटर, तो वो ऑपरेटर को रिलायंस जियो को पे करना होता है। तो हाल क्योंकि अब हमने देख रहे हैं रिलायंस जियो ने फ्री कॉलिंग दिया है, तो इस फ्री कॉलिंग में काफी सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके वो बाकी ऑपरेटर्स के सब्सक्राइबर्स को कॉल करते हैं। तो जब एयरटेल से आइडिया वोडाफोन पे कॉल किया जाता है, तो रिलायंस जियो के ऊपर लायबिलिटी आती है कि वो पे करे। तो वही है, तो अगर ये पेमेंट अगर स्क्रैप किया जाएगा तो रिलायंस जियो को बेनिफिट होगा, पर ये सारी कंपनीज अभी सफर कर रही है। तो वो कहती है हम हम यहाँ पे अपना बेस हमने बनाया है, हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, और अब हमारा जो प्रॉफिट्स है वो इरोड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रिलायंस जियो's पॉलिसी। सो कह रहे नहीं, इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस होने चाहिए और उसको बल्कि डबल करना चाहिए। तो ये डिमांड किया जा रहा है। और बिल एंड कीप मेथड ये होता है कि ऑपरेटर ही अपने सब्सक्राइबर को खुद ही आउटगोइंग कॉल्स के लिए भी वो बिल करे और वो अपना रेवेन्यू अपने पास ही रखे। तो ये वो रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस ही है। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है
ई कॉमर्स, आरसीईपी नेशन स्टार्ट डिटेल्ड टॉक्स। तो ये आरसीईपी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये 16 नेशंस जो है वो एफटीए निगोशिएट कर रहे हैं। तो ये एफटीए अग्रीमेंट निगोशिएशन के लिए पार्टनरशिप है। तो यहाँ 16 एशिया पैसिफिक नेशंस है ये। तो ये एक्चुअली 10 एशियन नेशंस है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो ग्रुपिंग है, इसमें 10 नेशंस इनके, और ये 10 नेशंस ये एशियन के जिनके साथ एफटीएज है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स है। तो 6 कंट्रीज है जिनके साथ एशियन का एफटीए है। तो उन 6 कंट्रीज को इसमें साथ में मिलके वो एक मेगा एफटीए प्रपोज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर निगोशिएशंस कर रहे हैं, इसको कहते हैं आरसीपी। इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। तो एशियन के 10 नेशंस तो है, उनके जो एफटीएज है वो है विथ चाइना, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। तो ये 6 नेशंस भी इसमें इन्वॉल्व है। तो वही है, ये जो आरसीपी एफटीए होगा तो ये ट्राई करेगा कि टैरिफ्स को एलिमिनेट या रिड्यूस किया जाए, जो टैक्सेस होते हैं ऑन इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो ये गुड्स, इवन इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स को लिबरलाइज किया जाए, ट्रेड इन सर्विसेज को फैसिलिटेट किया जाए, इकोनॉमिक टेक्निकल कॉपरेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ये सारे जो है ये स्टेप्स लिए जाएंगे। और इसके अंदर ये चाहते हैं कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कॉम्पिटिशन भी इंक्लूडेड है। प्लस आरसीपी में नेशंस जो डेवलप नेशंस है वो चाहती है कि ई कॉमर्स भी इसमें इंक्लूड किया जाए। तो मतलब ये जो ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और चाइना काफी प्रोमिनेंटली वो पुश कर रहे हैं, क्योंकि उनका ई कॉमर्स सेक्टर काफी डेवलप्ड है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आरसीईपी में ई कॉमर्स भी इंक्लूड किया जाए। हालांकि इंडिया इसको स्ट्रांगली अपोज कर रही है। इंडिया ने इसको अपोज किया इवन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो ग्लोबल लेवल पे भी ई कॉमर्स को ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए निगोशिएशंस हो रहे हैं, पर इंडिया इसके अगेंस्ट है, क्योंकि वो कह रही है हमने अब तक अपनी नेशनल पॉलिसी भी कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं बनाई है ई कॉमर्स पे। तो क्योंकि ई कॉमर्स सेक्टर इतना डेवलप नहीं है, तो ई कॉमर्स सेक्टर ओपन कर देने के लिए कंसर्न्स बताया जा रहे हैं। और ई कॉमर्स सेक्टर के लिए ओपन भी किया जाए तो उसके अंदर यहाँ पे 2 चीजें बताई जा रही है कि एक तो है मतलब सेफगार्ड्स होने चाहिए कि सोर्स कोड डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होगी उनको अपना सोर्स कोड डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने के लिए, हैकिंग और राइट्स वायलेशन को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सके। और दूसरा डिमांड किया जाता है कि डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए। तो ये दोनों चीजों को एक्चुअली ये जो कंट्रीज है जो ई कॉमर्स डिमांड कर रही है वो इसको नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स कोड भी ना हो और डेटा लोकलाइजेशन भी ना हो। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब है जो भी डेटा आप ये एक पर्टिकुलर नेशन के लोगों से कलेक्ट करोगे, वो जो डील्स हो रही है, तो वो डेटा आप लोकल सर्वर्स में विद इन द बाउंड्री, नेशनल बाउंड्री के सर्वर्स में यहीं पे आप स्टोर करो। तो वो है डेटा लोकलाइजेशन। तो ये डिमांड्स किए जा रहे हैं बाय इंडिया ऑल्सो। ये डिमांड्स होने चाहिए अगर वो ई कॉमर्स एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उनके ऊपर ट्रेड फैसिलिटेशन ऐसे। तो ये न्यूज है, ये दिखाया गया है आरसीपी। तो ये 10 एशियन नेशंस है और ये आरसीईपी के नेशंस है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसके अंदर जो 3 आरसीईपी के मेंबर्स है वो इवन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप टीपीपी, ये जो मेगा एफटीए निगोशिएट हुआ था, तो ये 11 नेशंस अभी है। 12 नेशंस थे लेकिन यूएस ने इसमें से ऑप्ट आउट किया है अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो इसीलिए अब 11 नेशंस है, थोड़े एशियन के भी नेशंस है और इवन ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड इसमें मेंबर्स है। और ये है रिगार्डिंग इंडिया स्टैंड। तो इंडिया इवन डब्ल्यूटीओ लेवल पे भी वो ई कॉमर्स के लिए रेडी नहीं है। वो इवन कह रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे, अपने ई कॉमर्स फर्म्स के साथ निगोशिएट करेंगे कि कैसे स्टेप्स लेना चाहिए और कैसे इसके ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए। तो पहले हम पॉलिसी इवॉल्व करें ई कॉमर्स पे, देन वी विल टॉक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन ई कॉमर्स एट डब्ल्यूटीओ लेवल। और ये डेटा लोकलाइजेशन के बारे में कि जैसे मैंने कहा कि लोकल सर्वर्स पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए, स्टोरेज लोकल हो या प्रोसेसिंग और स्टोरेज दोनों लोकल हो, ऐसे डिमांड्स किए जा सकते हैं। फिर अगला है टेक माय डेटा गिव मी वाईफाई। तो ये एक सर्वे किया गया था जिसमें सामने आया है कि पब्लिक वाईफाई यूज करके काफी सारे इंडियंस इवन अपने बैंक अकाउंट्स चेक करते हैं, पर्सनल फोटोज शेयर करते हैं। तो ये इधर कंसर्न है, रिस्क है, क्योंकि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई भी हैक कर सकता है, अक्वायर कर सकता है। तो साइबर क्रिमिनल्स इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जब पब्लिक वाईफाई यूज किया जाता है तो इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, तो वल्नरेबिलिटीज काफी ज्यादा है, प्राइवेसी वल्नरेबिलिटीज। तो इसीलिए जब ये सर्वे किया गया तो 96% इंडियंस का ये सामने आया कि पोटेंशियल है कि उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन रिस्क पे गया है।
और वो कह रहे हैं कि अनसिक्योर वाईफाई नेटवर्क्स में जो कंसर्न है इसको टैकल करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज किया जा सकता है, लेकिन ओवर 50% इंडियंस इसको यूज नहीं करते और इवन 8% इंडियंस कहते हैं उनको नहीं पता वीपीएन क्या होता है। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है और कैसे इससे वाईफाई पब्लिक वाईफाई आप प्राइवेटाइज कर सकते हैं या प्राइवेट नेटवर्क वर्चुअली डेवलप कर सकते हैं, तो वो है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक्चुअली इसका सॉफ्टवेयर आता है जो आपको ऑफकोर्स बाय कर सकते हैं, फ्यू फ्री होते हैं लेकिन मेजरली बाय किया जाता है। तो ये वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब आप पब्लिक नेटवर्क पे हो पर ये आपको वर्चुअली एक प्राइवेट नेटवर्क की तरह, एक टनल की तरह ये बन के आपको प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी जो भी एक्टिविटी होगी ये सेफ गार्डेड होगी, इसके ऊपर कोई हैकर इसको एक्सेस नहीं कर सकता, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर भी, क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि एप्स में भी जो सिक्योरिटी परमिशंस ली जाती है तो उनकी वजह से भी कई बार ये हैकिंग के और एक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक पब्लिक नेटवर्क जैसे दिखाया गया, जैसे कॉफी शॉप में अगर पब्लिक वाईफाई है तो आप अपना लैपटॉप यूज करते हैं तो ये रिस्क पे है क्योंकि अनएनक्रिप्टेड आप ले रहे तो ये हैकर्स इसको हैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीपीएन यूज करोगे तो वीपीएन से क्या होता है, एक टनल बन जाता है, तो ये टनल की तरह बन जाता है जिसके थ्रू आपको इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है। तो ये सिक्योर्ड एनक्रिप्टेड टनल जैसे ये आपको वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये है वीपीएन के बारे में कि ये प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड करता है अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क, तो इससे आपका एनक्रिप्टेड कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे आपका हैकिंग के जो रिस्क है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये वीपीएन के बारे में, सिक्योर एनक्रिप्टेड कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है वर्ल्ड्स नॉर्दर्न मोस्ट कोरल रीफ ब्लीच्ड। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट कोरल रीफ वर्ल्ड का जापान में लोकेटेड है और ये एक्चुअली जनरली कोरल रीफ्स ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, लेकिन ये टेम्परेट जोन में कोरल रीफ लोकेटेड है और ये नॉर्दर्न मोस्ट कोरल रीफ में भी ब्लीचिंग हो रहा है क्योंकि ओशन टेम्परेचर्स बढ़ है। तो ये कंसर्न रेज किया गया है। तो कोरल्स की वजह से काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, कोरल्स की वजह से शोर्स को प्रोटेक्शन मिलता है स्टॉर्म से, इवन यहाँ पे जो है फिश हैबिटेट होता है, यहाँ पे फिश रहती है, मैरीन लाइफ का लाइफ जैसे जो इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, इवन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज को यहाँ पे हैबिटेट मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंस है कोरल रीफ्स की, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कोरल रीफ्स काफी ब्लीच हो रहे हैं और कोरल्स मर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रीफ्स भी डिग्रेड हो रहे हैं और उनका भी इरोजन हो रहा है। तो ये कंसर्न्स यहाँ रेज किए गए हैं। तो ये कोरल ब्लीचिंग अगर माइल्ड ब्लीचिंग होता है तो ये उसको ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन अगर सिवियर और लॉन्ग टर्म ब्लीचिंग होता है तो उस वजह से फिर कोरल्स की डेथ हो जाती है। तो बेसिकली फर्स्ट ये समझना है कि कोरल्स होते क्या है और ये कोरल ब्लीचिंग कैसे होता है। हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, तो वहां पे भी काफी कोरल ब्लीचिंग हुआ था, कॉन्जिक्यूटिवली हुआ था, जिस वजह से रिकवरी डिफिकल्ट हो जाती है। तो वही है। तो ये सिंस 2015 देखा जा रहा है कि ऑल ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स ने देखा है कि नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा उनके टेम्परेचर्स है और मोर देन 70% ने प्रोलॉन्ग्ड हाई टेम्परेचर्स देखे हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लीचिंग हुआ है। कि कोरल ब्लीचिंग यही दिखाया गया है कि कलर निकल जाता है, कलर फेड हो जाता है। तो कलर कैसे फेड हो जाता है, तो ये कोरल्स में जो एल्गे होते हैं ज़ूक्सैंथिले, उनकी वजह से कलर आता है कोरल्स को, वो हम डिटेल में देखेंगे। ये जापान कोरल यहाँ बताया गया है और ये सारे जो कोरल रीफ्स है ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड वो दिखाए गए हैं। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट कोरल रीफ्स यहाँ है। तो ये और एक मैप है रिगार्डिंग कोरल्स। और ये लास्ट में यही है कोरल ब्लीचिंग के बारे में। तो पहले हम ये समझे कि कोरल्स क्या होते हैं। तो कोरल्स एक्चुअली ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है कोरल्स एंड कोरल के पॉलिप्स एंड दी एल्गे, तो ये एल्गे उनके टिश्यूज में रहते हैं और इनकी वजह से कलर आता है और ये एल्गे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिस वजह से वो अपना खाना बना सकते हैं और कोरल्स को भी खाना मिलता है। तो इसीलिए ये सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो ये दोनों कंटिन्यू एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब कोरल्स स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, जो ब्लीचिंग के लिए जो फैक्टर्स है, जैसे एक फैक्टर हमने देखा हाई ओशन टेम्परेचर्स हो जाते हैं, तो इन स्ट्रेस में ये एल्गे इनको छोड़ के निकल जाते हैं। तो जब ये एल्गे निकल जाते हैं तो कोरल्स का कलर उड़ जाता है, तो वो उसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो अगर टेम्पररी कुछ फैक्टर है तो वो एल्गे वापस आ जाएंगे, कोरल्स रिकवर कर लेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग्ड होता है तो फिर कोरल कंप्लीटली ब्लीच हो जाते हैं, उनको खाना नहीं मिलता और इवेंचुअली वो मर जाते हैं। तो दैट रिजल्ट्स इन कोरल डेथ आल्सो। तो ये कोरल ब्लीचिंग किस वजह से होता है, तो 4 फैक्टर्स यहाँ बताए गए हैं। एक है ओशन टेम्परेचर्स, अगर हाई भी हो गया या लो भी हो जाता है ज्यादा
तो भी कोरल ब्लीच हो सकते हैं। रन ऑफ, जो वाटर रन ऑफ होता है, ये पोल्यूशन जो वाटर बॉडीज में डाला जाता है उस वजह से, इवन ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट से कोरल ब्लीचिंग होती है, और इवन फाइनली है अगर एक्सट्रीमली लो टाइड्स होते हैं तो भी कोरल ब्लीचिंग होती है। ये 4 फैक्टर्स बताए गए। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।